Assalamu alaikum. The subject is the solid state physics and the code is 3119. The slides is given from the Dr. Muhammad Umair. I'm giving you a lecture on these slides, explaining you what the content is given in these slides. So first of all we will discuss about the outlines. तो इस चैप्टर 3 के अंदर क्रिस्टल बाइंडिंग एंड इलास्टिक कांस्टेंट हमारे जो मेजर टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले है इनर्ट गैस क्रिस्टल, सेकंड वन इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर्ट गैस क्रिस्टल, थर्ड वन इज़ द कोहेसिव एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, fourth one is van der Waals London interactions, fifth is the repulsive interaction and last one is the hydrogen bonding. तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट होल्ड द क्रिस्टल टुगेदर। वो किस चीज़ की वजह से, वो कौन सी चीज़ है जो क्रिस्टल को एक दूसरे के साथ बंधे रहने पर मजबूर करती है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली ए फोर्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। द मेन फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टल बाइंडिंग are electrostatic interactions between the negative charges of the electron and the positive charges of the protons in the nuclei. Since the magnetic and the gravitational forces are so weak to be negligible. चूँकि ये मैग्नेटिक और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये बहुत ही वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ये जो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर उसको कंपेयर किया जाए ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। सो ये वो फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल जो होता है वो अपनी जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसको रिटेन करता है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द क्रिस्टल ऑफ इनर्ट गैसेस, कि इनर्ट गैसेस का क्रिस्टल उसकी फॉर्म क्या होती है, व्हाट यू नो अबाउट दैट। सबसे पहला पॉइंट ये है, द इनर्ट गैसेस फॉर द सिंपलेस्ट क्रिस्टल्स। इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो उनका जो क्रिस्टल होता है वो इन सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बिल्कुल। एंड द सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी क्लोज टू दैट ऑफ फ्री एटम्स। इनकी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत ही क्लोज होती है एक दूसरे के साथ, जबकि इन कंपेयर ऑफ द फ्री एटम, किसी फ्री एटम को आप ले लें और इसके एटम को ले लें तो दोनों की अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसके एटम में इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एक सादा एटम में, जो फ्री एटम है, जो आज़ाद एटम है, उसके मुकाबले में इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बिल्कुल क्लोज होती है। थर्ड वन इज़ द क्रिस्टल्स आर द ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर्स। ये जो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बिल्कुल इंसुलेटर होते हैं, वीकली बॉन्डेड होते हैं और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर कहा जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट्स कहेंगे इसको, तो मेल्टिंग पॉइंट्स बिल्कुल लो होते हैं। फोर्थ वन एंड द लास्ट इज़ द एटम्स आर वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज़। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ द एटम्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। इनका जो वैलेंस शेल है जिसको हम कहते हैं द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला लास्ट जो शेल होता है किसी भी एटम का, उसको वैलेंस शेल कहते हैं, तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एटम है उसका लास्ट जो वैलेंस शेल है,
लास्ट शेल कहें या वैलेंस शेल कहें या आउटर मोस्ट शेल कहें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो जो एटम है वो आपका स्टेबल एटम है। अच्छा, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इन फ्री एटम इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है फ्री एटम के अंदर। ये टेबल है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इनर्ट गैस क्रिस्टल्स की। एक्स्ट्रापोलेटेड टू, आप ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रापोलेटेड टू 0 केल्विन एंड 0 प्रेशर। तो प्रेशर इज़ 0 एंड द टेम्परेचर इज़ 0 केल्विन। सो इस पर सबसे पहले आपके पास हीलियम है। हीलियम लिक्विड एट 0 टेम्परेचर होता है। उसके बाद आप देखें सब इसकी रो पर चले जाएं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फ्री एटम जो EV है इसकी वो 24.58 है। एंड द पैरामीटर्स, अब लास्ट का जो कॉलम है ऊपर लिखा हुआ है पैरामीटर्स इन द लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल। तो अगर 10⁻⁻16 हो तो इस हीलियम हैज़ द 14 एंड अगर इन एम्पेयर देखा जाए तो दैट इज़ 2.56। उसके बाद नियोन है Ne 3.13, इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन लैम्डा है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल इसका जो कोहेसिव एनर्जी है किलो जॉल पर मोल देखा जाए तो 1.88 है। एंड EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है अगर देखा जाए तो दैट इज़ 0.02। और मेल्टिंग पॉइंट 24.56 है, 21.56 इसका आयोनाइजेशन एनर्जी है। एंड 50 और 2.74 इसके इन 10⁻⁻16 और इन लैम्डा पैरामीटर्स हैं इन द लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल। थर्ड वन इज़ द आर्गन। आर्गन 3.76 इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है इन लैम्डा। उसके बाद 7.74 इसकी किलो जॉल पर मोल, और जबकि 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एक्सपेरिमेंटल कोहेसिव एनर्जीज़ हैं इसकी। मेल्टिंग पॉइंट इसका 83.81 है। आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर फ्री एटम जो है इसका 15.76। और लास्ट 2 कॉलम्स देख लें 167 और 3.40 इन 10⁻⁻16 और इन लैम्डा रिस्पेक्टिवली इसकी क्या हैं पैरामीटर्स हैं इन द लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल। फोर्थ नंबर पर आपके पास KR है 4.01 जिसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। 7.74 इसकी एक्सपेरिमेंटल कोहेसिव एनर्जी है और इन किलो जॉल पर मोल, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसकी 0.116 है। मेल्टिंग पॉइंट इसका है 115.8 इन केल्विन। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री एटम जो है इसकी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो है बिल्कुल 14.00 एब्सोल्यूट यानी कि 14। पैरामीटर्स जो हैं इसके 10⁻⁻16 में 225 और जबकि लैम्डा में इसके आ जाते हैं 3.65। लास्ट वन इज़ XE नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसका 4.35 है। किलो जॉल पर मोल में इसका एक्सपेरिमेंटल कोहेसिव एनर्जी जो है वो 16 है। 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाती है और ये है भी एक्सपेरिमेंटल कोहेसिव एनर्जी, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसकी 0.17 आ जाती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका इन केल्विन 161.4 है, 121 नहीं बल्कि 12.13 सॉरी
ये इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फ्री एटम है। पर पैरामीटर्स इन लेनर्ड जोन्स जो इसके हैं वो 10⁻⁻16 में 320 आ जाता है और 3.98 आ जाता है इन लैम्डा। सो ये सारी टेबल थी इनर्ट गैस क्रिस्टल से, ये सारे जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन की गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैसेस के कुछ पॉइंट्स हैं कि द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वन, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्रिस्टल इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रिस्टल में, ये इतना चेंज नहीं होती ज़्यादा फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फ्री एटम, जितना कि फ्री एटम में होता है, यानी कि ज़्यादा चेंज नहीं होती, बिकॉज नॉट मच एनर्जी इज़ अवेलेबल टू डिस्टॉर्ट द फ्री एटम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चार्ज, ये जो फ्री एटम होता है उसे इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं दी जाती कि वो ज़्यादा चेंजिंग अपने अंदर ले आए। तो इस वजह से इनकी जो शेप है या जो डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखें ना एटम के अंदर जो शेप होती है उसकी, वो तो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन पर। आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें जितना डिफरेंट वेज के साथ, उसकी शेप उतना डिफरेंट होती जाएगी। तो दैट नीड्स, ये इसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको एनर्जी की। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि बिकॉज नॉट मच एनर्जी इज़ अवेलेबल, अब ज़्यादा इतना एनर्जी तो अवेलेबल होती नहीं है, लिहाजा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होती, और जब वो चेंज नहीं होगी तो इसका साफ मतलब है कि जो द शेप ऑफ द क्रिस्टल है वो भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगी। सेकंड वन इज़ द कोहेसिव एनर्जी ऑफ एन एटम इन द क्रिस्टल। किसी भी एटम का क्रिस्टल में जो उसकी कोहेसिव एनर्जी होती है वो इज़ ओनली 1% और लेस ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की, उससे 1% या उससे भी कम होती है क्रिस्टल में, अगर देखा जाए किसी भी एटम की कोहेसिव एनर्जी को। ये कंडीशन है अगर कोई एटम क्रिस्टल की शक्ल में पाया जाता है। थर्ड वन इज़ द कोहेसिव एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल इज़ डिफाइंड एज, अब ये डेफिनेशन बताई जा रही है, द एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड, वो एनर्जी जो ऐड की जाए टू द क्रिस्टल टू सेपरेट इट्स कंपोनेंट इनटू न्यूट्रल फ्री एटम्स एट रेस्ट पर किसी भी फ्री एटम जो न्यूट्रल है, यानी कि उसके शेल्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, मस्ट बी एडेड टू द क्रिस्टल टू सेपरेट इट्स कंपोनेंट, इसलिए एनर्जी ऐड करें ताकि वो अपने कंपोनेंट को सेपरेट कर सके एट डेफिनेट सेपरेशन विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेम ही उसी कन्फिगरेशन पर। तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं कोहेसिव एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, जिसकी मदद से जो क्रिस्टल है वो अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सके। अब ये क्रिस्टल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? वही एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और या दूसरी डेफिनेशन कही जा रही है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सेपरेटेड न्यूट्रल एटम, जो एक न्यूट्रल सेपरेटेड एटम है उसको बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन देयर ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम द सॉलिड एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर सॉलिड से ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर लाने के लिए। तो मेरे लिहाज से जो अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वही ठीक है, क्योंकि उसमें एक तरतीब के साथ रेगुलरली जो है ना एक्सप्लेन किया गया है इसकी डेफिनेशन को। फोर्थ वन, द कोहेसिव एनर्जी ऑफ द इनर्ट गैस क्रिस्टल, जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनके क्रिस्टल्स की जो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड एब्सोल्यूट प्रेशर कह दें इसको, ज़ीरो प्रेशर को, इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। ये आपके पास रिलेशन है। ये इक्वेशन है आपके पास।
U total R is equal to 2Ne into 12.13 sigma over R की पावर 12 माइनस 14.45 सिग्मा ओवर R की पावर 6। तो टोटल जो एनर्जी है फॉर कोहेसिव एनर्जी फॉर द crystals of inert gases is equal to the negative of 2.15 multiplied by the 4Ne. This is the cohesive energy when the atoms are at rest. Now we move for the next slide. अब ये जो है that is the cohesive energies जो आपको बताई जा रही हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सेपरेटेड न्यूट्रल एटम इन देयर ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट फ्रॉम द सॉलिड 0 Kelvin at 1 atm pressure. The data were supplied by the Professor Leo Breuer. So ये आपके पास सारी पीरियोडिक टेबल मौजूद है जिसमें कोहेसिव एनर्जीज़ को बताया गया है। द इनर्ट गैस क्रिस्टल्स आर वीकली बॉन्डेड। अच्छा, ये वीकली बॉन्डेड होते हैं विद कोहेसिव एनर्जीज लेस दैन ए फ्यू % ऑफ द कोहेसिव एनर्जीज ऑफ द एटम इन द कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा एट द कॉलम। यानी कि कॉलम के जो एटम्स हैं उसके कंपेयर में ये थोड़े वीक होते हैं, लेस होते हैं कोहेसिव एनर्जीज। सेकंड टॉपिक है जो स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ द वैन डर वाल्स लंडन इंटरैक्शंस। फर्स्ट पॉइंट है इसका, दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शंस अराइजेज ड्यू टू डाईपोलर इंटरैक्शन। अब डाईपोलर इंटरैक्शन का क्या मतलब है? डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल इंटरैक्शन बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। अब देखें, दो आपके पास एटम होते हैं और दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन अराइजेज ड्यू टू डाईपोलर इंटरैक्शन। यहाँ पर जो डाईपोलर का मतलब जिसके दो पोल हों, यानी कि द एटम्स हैविंग टू काइंड्स ऑफ पोल्स। सो इससे जो आपके पास इंटरेक्शंस बिटवीन द टू एटम्स, आप कि किसी दो एटम के दरमियान अगर कोई इंटरेक्शन पैदा होती है, दीज काइंड्स ऑफ देन इंटरेक्शंस आर नोन एज वैन डर वाल्स लंडन इंटरेक्शंस। सेकंड पॉइंट है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन एटम्स। These interactions are also known as dispersion bonds. इनको dispersion bonds भी कहा जाता है। अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूक्लियस होती है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द, अगर आप देखें जो किसी दो एटम के दरमियान पाई जाने वाली जो फोर्सेस होती हैं उनसे ये जो वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, और दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, थोड़ा शायद मिक्सअप हो गया हो, कि जो फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू द फोर्सेस बिटवीन द टू एटम्स। क्योंकि वो जो दो एटम्स के दरमियान की फोर्सेस हैं, दीज आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस between the atoms and the between the nucleus and the electrons. Third point है, when two atoms of inert gases are far away from each other, जब वो एक दूसरे से दूर हों तो क्या होता है? Each atom has spherical symmetric, ठीक है, उसका सिमेट्रिक जो है वो स्फेरिकल होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से स्फेरिकल शेप में है। तो वन एंड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इन एन एटम। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो आपस में कंसाइड करते हैं।
कंसाइड का मतलब वही इंटरेक्शंस है, वही उनकी फोर्स अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन देम। लास्ट पॉइंट है व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू, ये आपका लास्ट पॉइंट है। व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, अगर आप किसी दो एटम को क्लोज लेकर आते हैं तो द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एडजेसेंट एटम्स, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सअप हो जाना है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं करीब करीब, तो साफ सी बात है आप जितना करीब लेते आएंगे उसका जो वैलेंस उनके शेल्स हैं दोनों एटम्स के, वो भी एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। जब वो इतना करीब आ जाएं कि एक दूसरे के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाए तो साफ ज़ाहिर है कि वैलेंस शेल उसका भी मिक्स हो रहा है, उसका भी मिक्स हो रहा है। इसका मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ घुलते मिलते जा रहे हैं, तो ये एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं। तो ऑफ एडजेसेंट एटम्स कहा जाता है जो आपके जो दो एटम आपने मिलाए हैं तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट बन गए। एडजेसेंट कहते हैं चिपका हुआ होना, यानी कि पहला एटम दूसरे के साथ और दूसरा पहले के साथ, तो ये पहला एटम दूसरे के लिए एडजेसेंट बन गया, दूसरा एटम पहले एटम के लिए एडजेसेंट बन गया। तो ये जो एडजेसेंट एटम है ये रिपेल ईच अदर, ये दोनों ही एडजेसेंट एटम है, दोनों ही। पहला है दूसरे के लिए एडजेसेंट क्योंकि वो दूसरे के साथ जुड़ गया है, तो दूसरा कहेगा नहीं, पहला कहेगा कि नहीं दूसरा जो है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह ये होती है कि दोनों के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का चार्ज जो है दैट इज़ पॉजिटिव। सो वी नो दैट द चार्जेस ऑफ सेम चार्जेस, जो सेम चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो सेम चार्ज होने की वजह से दोनों न्यूक्लियस जैसे जैसे करीब होते हैं तो इतना करीब हो जाएं कि जब उनकी फोर्सेस एक दूसरे के साथ एक फर्स्ट एटम की न्यूक्लियस की फ़ोर्स अगर अप्रोच कर जाए दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ, और साफ ज़ाहिर तो दूसरे एटम के न्यूक्लियस की फ़ोर्स जो होगी वो भी अप्रोच करेगी फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस को। सो ड्यू टू सेम चार्जेस ये एक दूसरे को रिपेल कर जाते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। फोर्थ पॉइंट अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें कह रहे हैं कि दैट जैसे एटम रिपेल ईच अदर, तो इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेकंड लाइन में है एंड द थस प्रोड्यूस ए मोमेंटरी डाइपोल बाय डिस्टर्बिंग द स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे होता क्या है कि इनकी जो स्फेरिकल सिमेट्री है, जो स्फेरिकल शेप इनकी थी, अब वो बरकरार नहीं रहती, वो टूट कर या अगर मैं टूटना भी इसको ना कहूँ तो कम से कम उसकी जो चेंज हो जाती है दैट इज़ इन द, आप देखें ना हॉरिजेंटल शेप थोड़ी बन गई है इनकी ये। तो इस शेप इस तरह ये फिगर 2 आप देख लें जहाँ पे 5 नैनोमीटर या इससे भी लेस डिस्टेंस बताया जा रहा है बिटवीन दीज डाइपोल्स। तो ये इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू रिपेलिंग फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इससे क्या होता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस, अब इस डिस्टर्बेंस से सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव स्लाइटली शिफ्टेड अवे फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड सो ए डाइपोल इज प्रोड्यूस। इससे होता क्या है कि जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एक दूसरे को धक्का दिया, हर न्यूक्लियस है जो पहले एटम का और दूसरे एटम का, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस अब सेंटर से क्योंकि एक दूसरे को परे धकेला है उन्होंने, तो इस फोर्स की वजह से वो अपनी, अब अगर मैं लेफ़्ट एटम की बात करूं तो लेफ़्ट एटम चला जाएगा लेफ़्ट साइड पर, उसका न्यूक्लियस, एटम नहीं बल्कि उसका न्यूक्लियस चला जाएगा अपने एटम की लेफ़्ट साइड पर। जैसा कि आप ये तीसरी शेप में जहाँ पर 5 नैनोमीटर या उससे लेस का डिस्टेंस दोनों में बता रहे हैं। तो देखें फर्स्ट ये जो लेफ़्ट या फर्स्ट एटम है इसका न्यूक्लियस लेफ़्ट साइड पे चला गया और जो राइट साइड पर एटम है जो दूसरा एटम है उसका राइट डायरेक्शन में दाएं हाथ पर चला गया। तो इस वजह से ये जो इनकी रिपल्शन होती है और ये एक दूसरे के कोने में चले जाते हैं इनके न्यूक्लियस, तो इस वजह से एक डाइपोल हमारे पास प्रोड्यूस होता है। अच्छा, दे विल बी ए स्लाइट
देयर विल बी अ स्लाइट इंटरेक्शन बिटवीन दैम, हल्की हल्की सी इनके दरमियान इंटरेक्शन ज़रूर रहती है। थस कॉजिंग ए पोलैरिटी एंड अट्रैक्शन, तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि पोलैरिटी इनके माबैन पैदा हो जाती है। वी नो दैट, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पोलैरिटी इज़ द अपोजिट अट्रैक्शन बिटवीन द सेम एटम। यानी कि अगर किसी आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसके वन एंड पर एक अलग फोर्स है और सेकंड पे अलग फोर्स है, तो ये इससे पोलैरिटी क्या होती है, पैदा होती है। अब यहाँ पर पोलैरिटी इस वजह से पैदा होगी है कि अगर न्यूक्लियस चला गया लेफ़्ट साइड पर पहले एटम के पास, तो पॉजिटिव उसके पास पॉजिटिव ही वो क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो साफ ज़ाहिर है जो वो जगह छोड़ कर गया है वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस ने ही वहाँ पे जगह घेरनी है। तो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया, तो इस वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड। So we consider two identical linear harmonic oscillator 1 and 2 separated by the distance r। अब दो हमारे पास ऑसिलेटर वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड हैं, r डिस्टेंस कैपिटल R से उसको हमने सेपरेट किया हुआ है। ईच ऑसिलेटर्स bears charges प्लस माइनस e with separation x1 and x2। ओके, सो फिगर में आप देखें द पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लेट, जो ये पार्टिकल्स जो हैं ऑसिलेट कर रहे हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एंड लेट P1 एंड द P2 डिनोट द मोमेंटा। P1 फर्स्ट ऑसिलेटर का मोमेंटम है और P2 सेकंड ऑसिलेटर का मोमेंटम है। The force constant is C is equal to m w naught square. Then the Hamiltonian of the unperturbed system is, ये आपके पास गिवन है, both atoms, let d h1 be the column interaction energy of the two oscillator। then तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है फॉर एक्स H1 इज इक्वल टू ई स्क्वेयर ओवर आर प्लस ई स्क्वेयर ओवर आर प्लस x1 माइनस x2 माइनस ई स्क्वेयर ओवर आर प्लस x1 माइनस ई स्क्वेयर ओवर आर माइनस x2। इन द अप्रॉक्सीमेशन जो x1 और x2 के जो डिस्टेंसेस हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब उनके जो लेंथ्स हैं, वो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल फ्रॉम द आर, जो टोटल दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमने बनाया था जिसे सेपरेट किया हुआ है। तो वी एक्सपेंड इक्वेशन टू ऑब्टेन इन लोएस्ट ऑर्डर। तो इससे क्या होगा कि H1 विल बी इक्वल टू 2e स्क्वेयर x1 x2 ओवर r क्यूब। द टोटल हैमिल्टनियन विद द अप्रॉक्सीमेशन फॉर्म थर्ड इक्वेशन जो है दैट बिकम फॉर x1 कैन बी डायगोनलाइज्ड बाय द नॉर्मल मोड ट्रांसफॉर्मेशन। इससे होता क्या है कि x जो आपके पास 1 है दैट बिकम्स 1/2 अंडर रूट x1 प्लस x2, एंड द सेकेंड वन इज़ द एक्स ई आपके पास बन जाता है 1/2 अंडर रूट x1 माइनस x2। दोनों में सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप देखें ये जो x1 और x2 है, द सब्सक्रिप्ट्स जो आपके पास s और a यूज़ हो रहे हैं, दे डिनोट द सिमेट्रिक एंड द एंटी सिमेट्रिक मोड ऑफ द मोशन रिस्पेक्टिवली।
यानी कि जो ए एस है, एस इज़ यूज फॉर द सिमेट्रिक एंड ए इज़ यूज फॉर एंटी सिमेट्रिक. Further we have the momenta PSPA associated with the two modes. अब ये दोनों मोड्स, अब वी नो दैट ये जो S है ये सिमेट्रिक मोड और A जो है एंटी सिमेट्रिक मोड के लिए यूज़ होता है. सो P1 becomes 1/2 PS plus PA, और दोनों के दरमियान माइनस का ही फ़र्क होगा. बस ये जो आपका XS था दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द PS, यानी कि मोमेंटा ऑफ द सिमेट्रिक मोड, एंड एक्स नॉट जो होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड, यानी कि XA विल बी रिप्लेस्ड बाय द PA, दैट इज़ द एंटी सिमेट्रिक मोड ऑफ द मोशन. The total Hamiltonian H naught and H plus H1 after the transformations 5 and 6, इस जो फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, अगर इनको पुट करें, इनका सम अप करें फॉर टू ऑब्टेन द टोटल हैमिल्टोनियन, हम टोटल हैमिल्टोनियन लेने के लिए हम अगर इनको प्लस करें तो इक्वेशन 7 हमारे पास प्रोड्यूस होगी. द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कपल्ड ऑसिलेटर्स आर फाउंडेड बाय द इंस्पेक्शन ऑफ 7 इक्वेशन. इस 7 इक्वेशन से हम फिर क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ द बोथ कपल ऑसिलेटर जो है, इन जो हमारे पास जोड़ा है ऑसिलेटर्स का, इनकी फ्रीक्वेंसीज हम ओमेगा और ओमेगा नॉट रिस्पेक्टिवली फर्स्ट और सेकंड, इसका हम इस तरह से इक्वेशन 8 हमारे पास आती है इनकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने के लिए. इन इक्वेशन 8 के अंदर वी हैव एक्सपेंडेड द स्क्वायर रूट. हम अगर इसको एक्सपेंड करें द ज़ीरो, अब नेक्स्ट है द ज़ीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ 1/2H इंटू ओमेगा S प्लस ओमेगा A. बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन द सम इज़ लोअर्ड फ्रॉम द अनकपल्ड वैल्यू. तो ये आपके पास वैल्यू है, इससे आपकी जो इक्वेशन है ये रिड्यूस कर जाती है. डेल U इज़ इक्वल टू 1/2H इंटू डेल ओमेगा S प्लस डेल ओमेगा A इज इक्वल टू माइनस H ओमेगा नॉट माइनस 1/8 इंटू 2E स्क्वायर ओवर CR³ होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस A ओवर R पावर 6. This is called the van der Waals interactions, known also as the London interaction or the induced dipole interaction. अब इसके 3 नाम हैं. ये आपके पास थे van der Waals इंटरेक्शन, इसको आप लंडन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं. यानी कि एग्ज़ाम में अगर आपके पास कहें कि डिफाइन राइट ऑन द डाइपोल इंटरेक्शन और व्हाट यू नो अबाउट द इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या आपसे पूछ लें कि व्हाट यू नो अबाउट द लंडन इंटरेक्शन, या आपसे पूछ लें कि van der Waals इंटरेक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप ये सारा मवाद उसके इन तीनों की जगह कोई भी एक आ जाए तो आप पुट कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. रिपल्सिव इंटरेक्शंस नेक्स्ट वन है. तो रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होती है? व्हेन टू एटम्स ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर देयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेजुअली ओवरलैप thereby changing the electrostatic energy of the system. ये बात की जा रही है कि अगर आप किसी दो एटम को एक दूसरे से क्लोज़ लेते आएंगे तो साफ सी बात है वैलेंस शेल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, जैसे मैंने पहले बताया है. तो उसके मिक्सअप होने को हम ये भी कहते हैं कि ये ओवरलैप कर रहे हैं. अब ओवरलैपिंग में होता ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बन जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये चेंज हो जाएगी टोटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक फोर्सेस लगाएंगे, फिर न्यूक्लियस के साथ फोर्स लगाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है वो भी पूरे सिस्टम की चेंज हो जाती है. सेकंड, एट द सफिशेंटली क्लोज सेपरेशंस, अगर आप थोड़ी सी जिसकी सेपरेशन क्लोज कर लें थोड़े इसको एक दूसरे के साथ क्लोज ले आएँ, द ओवरलैप एनर्जी इज़ रिपल्सिव बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अगर आपको नहीं पता तो आप इस
वो रीड करें ताकि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से याद आ जाए और समझ आ जाए कि क्या कह रहा है। सफिशेंटली क्लोज सेपरेशन से जो ओवरलैप एनर्जी है ये रिपल्सिव बन जाती है, विच स्टेट्स दैट। अब ये पॉलीएक्सक्लूजन अगर आपको नहीं पता तो बता रहा है नेक्स्ट लाइन में कि विच स्टेट दैट द टू इलेक्ट्रॉन्स कांट हैव ऑल देयर क्वांटम नंबर्स इक्वल्स। इनके क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। थर्ड वन, व्हेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू एटम्स when the charge distribution of two atoms, when the charge distribution यानी कि किसी दो एटम के दरमियान जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। there is a tendency for electrons from atom B to occupy in part states of atom A already occupied by the electrons of the atom A and vice versa। यानी कि आप जितना इसको डिस्ट्रीब्यूशन इनकी क्लोज करेंगे तो चाहे एटम फिगर में देखें, एक एटम ए है एक एटम बी है, तो दोनों के एटम ए को ए बी की जगह लेगा, बी ए की जगह लेगा एंड वाइस वर्सा। यानी कि ए बी की जगह ले सकता है तो उसने बी ए की जगह भी ले सकता है, ये नहीं कहा वाइस वर्सा लिख दिया। इसका मतलब यह है कि बी भी ए की जगह ले सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं? इट इज़ ए बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये एक बॉन्डिंग फोर्स है, यानी कि ऐसी फोर्स है जो बॉन्ड बनाने में काम आती है बिटवीन द ऑलमोस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच टू वन अनदर विद बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ 0. जिनकी बॉन्डिंग एनर्जी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो इस एनर्जी के साथ। इट शुड फॉर वन कोवेलेंट बॉन्ड विद ओनली वन हाइड्रोजन एटम। एक कोवेलेंट बॉन्ड एक हाइड्रोजन एटम के साथ होता है। थर्ड इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ लाइकली आयनिक इन कैरेक्टरिस्टिक। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आयनिक होता है, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इस लिहाज से, यानी कि आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा होता है। When a covalent bond is formed between the हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी भी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो ऐसे एटम के साथ जब कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, सच एज एटम ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन O या फ्लोरीन F है, फ्लोरीन भी, नाइट्रोजन भी, ये सारे दीज आर ऑल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। The shared electron pair gets attached more towards electronegative atom। अब जो उन्होंने covalent bond, we know that this kind of bond formed by the mutual sharing of electrons। तो म्यूचुअल शेयरिंग से होता ही है कि वहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, फर्स्ट एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है सेकंड एटम ने, तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से एक पेयर बन जाएगा आपके पास। तो ये पेयर जो होता है अब होती म्यूचुअल शेयरिंग है, लेकिन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर आपके पास कोई डिफरेंट एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो अब सेम एटम होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क ना होता। अब जब डिफरेंट एटम आ जाते हैं तो दो बोथ हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको बताता चलूँ अगर आपको ना पता हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द फोर्स ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के पास वो फोर्स होती है जिससे वो किसी इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो अब अगर दो एटम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो साफ सी बात है जो म्यूचुअल शेयरिंग से आपका जोड़ा बन रहा है, पेयर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो अब सेंटर में नहीं रहेगा बल्कि उस एटम की तरफ वो स्लिप हो जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसा कि आप देखें फ्लोरीन अगर आ गया हाइड्रोजन के मुकाबले में तो फ्लोरीन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। सो साफ सी बात है कि वो अपनी तरफ खींच लेगा और
हाइड्रोजन को मजबूर कर देगा कि अब आपने मेरी एक किस्म की इताअत करनी। तो यही बात हो रही थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिक्वायर्स स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। द मॉलिक्यूल्स सो फॉर्म इज सेड टू बी पोलराइज्ड। तो ये पोलराइज्ड कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक तरफ एक दोनों के डिफरेंट एंड्स जो होते हैं ना, बोथ एंड्स पर डिफरेंट फोर्स बन जाती हैं। एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब है एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव। सो पोलैरिटी फॉर्म हो जाती है, पोलराइज्ड बन जाता है एंड बिहेव्स लाइक ए परमानेंट डाइपोल, और एक परमानेंट डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा होता है। और डाइपोल दोबारा बताता चलूँ कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एट वन एंड इज़ द पॉजिटिव फोर्स होती है और या पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेकंड एंड पर पॉजिटिव या नेगेटिव अगर फर्स्ट एंड पर पॉजिटिव है तो सेकंड एंड पर नेगेटिव फोर्स या चार्ज होगा। लास्ट इज ए नंबर ऑफ सच डाइपोल्स अटैच टू वन अनदर ड्यू टू डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको शो किए गए हैं इन फिगर 5 कि हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और अब देखें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और जो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं और डाइपोल बना रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो बॉन्ड है दैट इज़ बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन, वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द intermolecular force between the oxygen of the first atom molecule and the hydrogen atom of the second molecule. तो समरी करते हैं आज के टॉपिक की। फर्स्ट पॉइंट है इनर्ट गैसेस फॉर द सिंपलेस्ट क्रिस्टल्स। हमने सबसे पहले किसी भी सिंपलेस्ट क्रिस्टल्स के इनर्ट गैसेस को डिस्कस किया। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ द एटम्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। जो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स शेल्स है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल्स या वैलेंस शेल्स थे, दीज आर कम्प्लीटली फिल्ड। सेकेंड, हमने क्वासी एनर्जीज़ को डिस्कस किया। The energy required to form the separated neutral atom in their ground electronic form the solid at 0 Kelvin। फिर हमने crystals of inert gases के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन हासिल की कि the crystals of inert gas atoms are bounded by the van der Waals interaction, जिसको हम इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं और लंडर डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट, फिर हमने पढ़ा का रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स। जो एटम्स के दरमियान कभी कभी रिपल्सिव फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस जिसको कहा जाता है, फोर्सेस पैदा होती हैं। जनरली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ द ओवरलैपिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनके असल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो इनकी चार्ज होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ओवरलैप की वजह से ये फोर्सेस पैदा होती है। एंड द पॉली प्रिंसिपल, फिर हमने पॉली प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा जाना, विच कंपेल्स ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पैरेलल स्पिन टू इंटर ऑर्बिटल ऑफ हायर ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी। पॉली प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा हिम्मत देता है इनको, ये जो आपके ओवरलैप इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ओवरलैपिंग, अब याद हो अगर आपको, तो ओवरलैपिंग होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैप करने से, मिक्सअप होने से, यानी कि वो ओवरलैप इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो आपके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएंगे। तो लिहाजा अब उनको ये एनर्जी गेन करनी पड़ती है टू हायर एनर्जी अगर ऑर्बिटल्स में अगर उन्होंने इंटर होना है। सो ये सारे आपके टॉपिक थे। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।